नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ठीक है। और देखिए, अच्छा सवाल है, पढ़िए आप लोग इसको जरा। का ए तथा बी को मिलकर 120 पेज वाला किताब टाइप करना है। ए 9 घंटा में 36 पेज टाइप करता है। अच्छा, ए 9 घंटा में 36 पेज टाइप करता है। 9 घंटा में 36 पेज, तो 1 घंटा में एक कितना पेज करेगा? 9 घंटा में 36 पेज, तो ए 1 घंटा में कितना पेज करेगा? 1 घंटा क्या हो गया? 9 घंटा में 36 पेज, तो 1 घंटा में कै पेज टाइप करेगा? 4 पेज टाइप करेगा। आगे कहा कि बी 5 घंटा में 40 पेज, 5 घंटा में 40 पेज, तो 1 घंटा में कै पेज करेगा? तो 40/5 करिएगा तो 8 पेज। अरे यार, वो कितना पेज हो गया? 8 पेज। यानी कि सर ए 1 घंटा में टाइप करेगा 4 पेज और बी 1 घंटा में टाइप करेगा 8 पेज। ए 1 घंटा में 4 पेज और बी 1 घंटा में 8 पेज। कहा कि सर ए पहले 60 पृष्ठ अकेले टाइप करता है और आखिरी के 60 पृष्ठ ए और बी मिलकर टाइप करता है, तो पूरा किताब टाइप करने में कितना समय? अच्छा, शुरू के 60 पेज अगर ए अकेले टाइप करता है तो कितना समय लगेगा? 1 घंटा में 4 पेज, तो 60 पेज टाइप करने में ए को कितना समय लगेगा? 15 घंटा। बचा हुआ 60 पेज ए और बी मिलकर टाइप करेगा। बचा हुआ 60 पेज ए और बी मिलकर, तो सर ए 1 घंटा में 4 पेज, बी 1 घंटा में 8 पेज, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 12 पेज। 1 घंटा में 12 पेज, तो 60 पेज टाइप करने में दोनों को समय लगेगा कितना? 5 घंटा। तो शुरू के 60 पेज ए अकेले टाइप किया है तो समय लगा 15 घंटा। बचा हुआ 60 पेज ए और बी मिलकर टाइप किया है तो 5 घंटा। तो टोटल टाइप करने में समय लगा 15 और 5 20 घंटा, है ना। का एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। अच्छा, 66.2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/3। यानी कि इनकम है 3, खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर 2, तो बताइए सेविंग कितना होगा? 1 होगा। आगे कहा कि सर 1200 रुपए बचत करता है, सेविंग 1200 रुपए, 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 1200 रुपया, तो कहा उसका मासिक खर्च क्या है? एक्सपेंडिचर क्या है? 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2400 रुपया। ठीक है, आसान सा ही सवाल था ये। देखिए, का मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% साधारण ब्याज के दर से 2 वर्षों के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उधार दी गई प्रत्येक राशि, अच्छा सुनिए ना, पहला धनराशि 9% के दर से उधार दिया, तो बताइए 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 18% ब्याज मिलेगा। 9 दूना 18%। दूसरा धन उसी के बराबर, दूसरा धनराशि को 10% के दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया, तो दूसरा धनराशि पर ब्याज मिलेगा कितना? 10 दूना 20%। पहला धनराशि पर 18% ब्याज, दूसरा पर 20% ब्याज, तो टोटल ब्याज कितना? 20 18 38%। लेकिन एक्चुअल में टोटल ब्याज मिला है कितना? 760 रुपया। तो 1% बराबर 38 दूना 76, यानी कि 20 रुपया। तो कहा प्रत्येक धनराशि, तो दोनों तो इक्वल है ना, यानी कि प्रत्येक धनराशि कितना? तो 100% का वैल्यू हो जाएगा कितना? 2000 रुपया। यानी प्रत्येक धनराशि होगा 2-2 हजार। ठीक है, चलिए देखिए। तो कहा किसी संख्या को 6, 14, 18 तथा 38 से, सॉरी किसी संख्या को 6, 14, सॉरी किसी नहीं है हो, सॉरी कहा है किस संख्या को 6, 14, 18 और 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपातिक हो जाए। कहा कि वह संख्या बताइए जिसको इन चारों में से प्रत्येक में जोड़ने पर यह सभी समानुपातिक हो जाए। तो आसान सा सवाल है, ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर 1 जोड़ते हैं तो 7, 15, 7, 15, 7 और 15, 19 और 39 होगा नहीं 1 से। 2 लेते हैं तो 6, 2, 8, 14, 2, 16। 2 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 16, 2 जोड़ेंगे 20,
2 जोड़ेंगे 40। ये क्या होना चाहिए? समानुपातिक। समानुपातिक यानी ये बराबर हो जाए रेशियो। तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, या 8 दूना 16 डायरेक्ट काट देते हैं ना, हो 8 दूना 16, 20 दूना 40, यानी कि रेशियो दोनों सेम हो गया। यानी कि अगर प्रत्येक संख्या में 2 ऐड करिएगा तो 2 जोड़ने के बाद ये चारों संख्या आपस में क्या हो जाएगी? समानुपातिक। समानुपातिक यानी कि जब 2 रेशियो आपस में बराबर हो तो उसको समानुपात कहते हैं। तो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात? 2 जोड़ने पर देखिए, 2 नल ए और बी एक टंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकता है। ए अगर भरेगा तो 10 घंटे में भर देगा और बी 12 घंटे में भर देगा। टंकी का कैपेसिटी कितना? 60। 10 छक 60, 12 पचे 60। का यदि दोनों नलों को 10 बजे सुबह खोल दिया जाए और ठीक 4 बजे शाम को टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितना बजे बंद करना होगा? सुनिए ना, दोनों नलों को मॉर्निंग के 10 बजे ओपन कर दिए हैं और शाम के 6 बजे पूरा टंकी भर जाए। शाम के 6 बजे पूरा टंकी, क्या 4 बजे, सॉरी, शाम के 4 बजे टंकी पूरा भर जाए। यानी कितना? 10 बजे ओपन किए हैं दोनों नलों को, 4 बजे आपका इच्छा है कि टंकी 4 बजे तक भर जाए, यानी कितना घंटा में? 6 घंटा में पूरा टंकी भर जाए। का इसके लिए बताइए ए को कितने बजे बंद करना होगा? भाई दोनों नलों को ओपन किए, आपका इच्छा है कि सर 4 बजे तक, 10 बजे ओपन किए, 4 बजे तक टंकी भर जाए, यानी कि 6 घंटा हुआ, 6 घंटा में टंकी भर जाए। कहा कि बताइए ए को कितना बजे बंद करना होगा? ए को कितना बजे बंद करना होगा? ए को बंद करने को बोला, बी के बारे में तो कुछ नहीं बोला, यानी कि बी शुरू से लेकर अंत तक चला होगा, यानी पूरा 6 घंटा बी चला होगा। तो मेरे भाई बी 1 घंटा में भरता है 5, अगर शुरू से अंत तक यानी 6 घंटे तक चला है तो अपने हिस्से का बी भरा होगा क्या लीटर? 30 लीटर। अगर बी शुरू से अंत तक चला और 30 लीटर भरा, 60 लीटर का टंकी है, बी 30 लीटर भरा, तो और 30 लीटर कौन भरा होगा? ए भरा होगा। ए 1 घंटा में 6 लीटर, ए 1 घंटा में 6 लीटर, तो 30 लीटर भरने में ए को समय लगेगा क्या घंटा? 5 घंटा। लगेगा या नहीं लगेगा? आप बोलेंगे सर लगेगा। यानी ए 5 घंटे तक चला है। ए कै घंटे तक चला है? 5 घंटे तक चला है। अब सवाल क्या कहा? अरे भाई, अब सवाल बोला कि ए को कितना बजे बंद कर दिए होंगे? तो 10 बजे ओपन किए थे दोनों को, 5 घंटा बाद ए को बंद कर दिए, यानी ए को बंद कर दिए होंगे कै बजे? 3 बजे। समझ पाए? ए को 5 घंटा में ही बंद कर दिए, 10 बजे ओपन किए दोनों नलों को और 5 घंटा चलाए, ए को बंद कर दिए, यानी 3 बजे बंद कर दिए होंगे। देखिए, का एक ट्रेन ने x किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया है। यह पहला स्टेटमेंट है कि x किलोमीटर पर आवर के चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर गई है। यह पहला क्रॉसिंग का घटना है। अब आगे का, उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया, तो x का मान क्या होगा? इस सवाल में यार 2 क्रॉसिंग का घटना घटा है। पहला बोला क्या कि x किलोमीटर पर आवर के चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर गई है कै सेकंड में? 30 सेकंड में। तो ये पहला क्रॉसिंग का घटना घटा कि सर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर गई रेलगाड़ी। क्लियर है बात? सेकंड में कहा उसी दिशा में 6 के चाल से चल रहे आदमी को 20 सेकंड में पार कर गई, यानी रेलगाड़ी के डायरेक्शन में ही एक आदमी जा रहा है जिसको वह रेलगाड़ी पार कर गई है कै सेकंड में? 20 सेकंड में। तो x का मान बताना है। तो बताइए पहले सवाल का थीम समझे आप कि नहीं? आप बोलेंगे सर समझ गए, जो कि कोई बड़ा चीज है नहीं। पहला केस में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, सेकंड में कहा कि उसी डायरेक्शन में चलने वाले आदमी को 20 सेकंड में पार कर गया। एक बात बताइए, अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? तो अपनी लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। आ जाइए, रेलगाड़ी का चाल है x किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में लाइए 5/18 से गुना। इतना मीटर पर सेकंड के चाल से चलकर प्लेटफॉर्म को पार कर गई 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में तय की गई दूरी 4 गुना समय, और ये जो दूरी आएगा ये रेलगाड़ी अब प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा। अब 6 तिरिक 18, 6 पचे 30। अब बताइए, यहां से ये 5 पचे 25x/3 है, तो एल बराबर 200 उधर जाके घट जाएगा, तो 25x अब बट्टा 3 और माइनस का 200। अच्छा 3 एलसीएम लीजिएगा तो 200 गुना 3 600 ये हो जाएगा, तो अरेंज करके लिख देते हैं।
एलसीएम हो जाएगा 3 और ऊपर में 600 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आ गया ट्रेन का लंबाई फर्स्ट स्टेटमेंट से। अब सेकेंड डेटा पे आइए। सेकेंड में कहा कि सर उसी दिशा में 6 के रफ्तार से चल रहा एक आदमी, रेलगाड़ी के डायरेक्शन में ही 6 के चाल से आदमी जा रहा है, तो सर सेम डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। ट्रेन का चाल है 1, आदमी का चाल है 6। अब बताइए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइए, 5/18 से गुना। इतना के चाल से चल कर का आदमी को 20 सेकंड में पार कर गया, यानी 20 सेकंड में तय की गई जो ये दूरी होगा, चाल गुना समय दूरी, चाल गुना समय दूरी, ये जो दूरी होगा ये रेलगाड़ी का लंबाई होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब काटेंगे तो सर ये होगा 2 × 18, 2 से काटिए 10, यानी 10 × 5 = 50 से दोनों में ना गुना 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50 से अब माइनस 300 अब बट्टा 9। तो ये भी रेलगाड़ी का लंबाई है, ये भी रेलगाड़ी का लंबाई, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई है, अतः आपस में बराबर हो जाएगा। आप बोलेंगे यस सर, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 25x - 600 और बट्टा 3 बराबर 50x - 300 और बट्टा 9। 3 से काट दीजिए 3 बार में, क्रॉस करिएगा 25 × 75x - 1800 बराबर 50x - 300। अच्छा 50x इधर आके घट जाएगा, 25x 1800 उधर जाके प्लस का -300 + 1800 1500। 25 से का x होगा, 25 से काटिए 25 से 150 यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60। ठीक है ना? चलिए देखिए, कहा किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था, 18 बच्चा का औसत अंक 60 है। का बाद में यह पता चला कि किसी छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखे गए थे। अच्छा एक्चुअल में बच्चा को 36 नंबर आना था पर गलती से उसको 63 नंबर मिल गया, तो आप खुश हो जाइएगा कि सर मिलना था 36 मिल गया 63, यानी कितना ज्यादा मिल गया? तो आप बोलेंगे सर 27 नंबर ज्यादा मिल गया। कितना अंक ज्यादा मिल गया? 27 अंक ज्यादा मिल गया। कितना अंक ज्यादा मिल गया? 27। अच्छा अगर योग 27 बढ़ गया तो बताइए, अगर अंक 27 बढ़ गया यानी अंकों का योग 27 बढ़ गया तो एवरेज में कितने का वृद्धि हो गया? गलती से देना था 36 पर गलती से अंक मिल गया 63, यानी 27 अंक ज्यादा हो गया। तो सर 27 अंक अगर ज्यादा मिल गया तो एवरेज में कितने का वृद्धि होगा? तो एवरेज में अगर वृद्धि निकालेंगे तो योग को एवरेज में चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करना पड़ेगा। कैंडिडेट है 18, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3/2 यानी 1.5, एवरेज 1.5 बढ़ गया था। तो आप बताइए गलती क्या हुआ कि एवरेज 1.5 बढ़कर एवरेज आया है 60। ठीक है ना? आपने 18 बच्चे का एवरेज 60 निकाल दिया, और 60 कब आया? जब एक बच्चा के एक्चुअल अंक था 36 पर गलती से 63 दे दिए, यानी कि एवरेज 1.5 बढ़ गया, तब जाके एवरेज 60 आया। तो एक्चुअल एवरेज क्या होगा? 60 में से 1.5 घटा दीजिए। तो सर 1.5 घटा देंगे तो 5, ये हो जाएगा कितना? 58.5, यानी कि सही एवरेज होगा 58.5। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए देखिए, तो कहा 12 संख्या का औसत 42 है। एक बात बताना, 12 संख्या का औसत 42 है तो 12 संख्या का योग क्या होगा? 12 × 42, 12 दूना 24, हाथ में रहा दो, 12 चौक 48 और 2 50। कोई बात नहीं। आगे आ जाइए। का अंतिम 5, इन 12 संख्या में से अंतिम जो 5 संख्या है उसका औसत 40 दिया है। अंतिम 5 संख्या का औसत 40 है तो योग 40 × 5 = 200। और पहली 4 का औसत 44 है, पहली 4 का औसत 44 है तो योग हो जाएगा 4 × 44 176। आगे बढ़िए। आगे कहा कि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। छठी संख्या जो है, छठी संख्या 5वीं से कितना कम है? छठी संख्या 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। 7वीं से कितना कम है? 5। अब मेरे भाई यहां समझना है थोड़ा सा, ये छठी संख्या का ही रिलेशन 5वीं और 7वीं के रिस्पेक्ट में दिया है। कहा कि सर ये जो छठी संख्या है 5वीं से 6 कम है, 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। तो सर अगर छठी x मान लेते हैं तो अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि सर अगर छठी संख्या 5वीं से 6 कम है तो क्या इस बात को उल्टा करके बोल सकते हैं कि सर 5वीं संख्या छठी से 6 ज्यादा होगा? ओहो, जैसे मान लीजिए A के पास 15 रुपया है और B के पास 12 रुपया है। कोई दिक्कत? कोई आया उसने बोला कि सर देखिए ना, A के पास B से 3 रुपया ज्यादा है,
कोई दूसरा बच्चा आया, उसने बोला कि सर बी के पास ए से 3 रुपया कम है, बताइए कौन सही बोल रहा है? तो आप बोलेंगे सर दोनों सही बोल रहा है। अलग बात है कि दोनों को बोलने का, दोनों के बोलने का जो तरीका है वो अलग अलग है। किसी ने बोला कि ए के पास बी से 3 ज्यादा है, ये भी सही है। किसी ने बोला कि सर बी के पास ए से 3 रुपया कम है, दोनों 100% सही है, बस इसको लिखने का, बोलने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे आप जरा दिमाग लगाइए। अगर, अरे भाई है? कोई बात। अब देखिए, अब आप बताना, अगर छठी संख्या पांचवी से 6 कम है तो उल्टा करके बोल सकते हैं पांचवी संख्या छठी से 6 ज्यादा होगा। अच्छा, छठी संख्या सातवीं से 5 कम है तो सातवीं इससे 5 ज्यादा होगा, यानी x + 5। कोई बात नहीं। अब आप बताना कि सर ये 5 संख्या का योग, ये 4 संख्या का, तो 5 और 4 9 संख्या का योग कितना है? 376। अब मेरे प्यारे भाई, 12 संख्या के टोटल योग में से, 12 संख्या के टोटल योग में से अगर 9 संख्या का टोटल योग घटा देंगे, कितने संख्या का योग बचेगा? 3 संख्या। और यही 3 संख्या ना होगा तो इन तीनों का योग कितना है? तो 3x प्लस 11। ये बात समझ पाए ना? ये 3x + 11 तो कहां से आई, ये तो समझ गए कैसे किए। तो सर 12 संख्या का टोटल योग मालूम है और ये 9 संख्या का टोटल योग मालूम है, तो 12 संख्या के टोटल योग में से अगर 9 संख्या का टोटल योग घटाएंगे, 3 संख्या का योग बचेगा। और तीनों का योग है कितना? तो इन तीनों को ऐड कर लिए। और दाएं साइड में बताइए, 504 में से 376 जाएगा, कितना बचेगा? तो 128। अब यार 3x बराबर 11 उधर जाके घट जाएगा 119, तो x बराबर कितना हो गया? 139। अब 139 आ गया तो कहा कि पांचवी और सातवीं का औसत क्या होगा? पांचवी और सातवीं का, तो पांचवी संख्या x + 6 है, यानी 39 और 6 45। सातवीं संख्या x + 5, 39 और 5 44। इन दोनों का एवरेज, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करिए। 45 और 44 89/2, यानी कितना हो जाएगा? 44.5, यानी 44.5। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चले यार आगे देखिए, का एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक एक निश्चित चाल x के गति से जाता है तथा 22 किलोमीटर/आवर से वापिस आ जाता है, तो कुल यात्रा में एवरेज स्पीड। सर गया है x के चाल से, आ गया y के चाल से, तो इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? 2x/x + y। सबको याद होगा, बच्चा बच्चा को पता है ये चीज। देखिए, का TF एक टावर F के साथ जमीन पर है। TF ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पृथ्वी का सतह। कहा कि TF एक टावर है जो F के साथ जमीन पर है, यानी ये टावर है और इसका F पॉइंट जो है ये जमीन पर है और ये टावर है TF। आगे कहा T का A से उन्नयन कोण है x डिग्री। कोई बिंदु है यहाँ पर A, इधर उधर कहीं भी बनाइए, एक कोई बिंदु है, यहाँ से टावर के टॉप का जो उन्नयन कोण है ये है x डिग्री। ये कितना डिग्री है? x डिग्री है। और कहा है tan x 2/5 है। सर tan x बराबर दिया है 2/5, तो आप बताना tan होता है p/b, p यानी कि लंब बट्टा आधार, लंब है 2, तो इस x डिग्री के लिए लंब क्या होगा? तो x के सामने वाला भुजा लंब, लंब कितना? 2, और आधार कितना हो जाएगा? 5। ये पूरा ना, पूरा 5। अब आगे सवाल में क्या कहा है? आगे कहा AF है 200 मीटर। AF ये वाला डिस्टेंस है 200 मीटर, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 200 मीटर। 5 यूनिट का वैल्यू 200 मीटर है। नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 5 यूनिट का वैल्यू 200 मीटर दिया है, इधर लिख देते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 200 मीटर। आगे बढ़िए। आगे बोला यार कि T का उन्नयन कोण एक बिंदु 20 से 22 डिग्री है और BF है 80 मीटर। अच्छा, BF 80 मीटर है, यानी कि B जो होगा इधर अंदर में होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है B और BF का लंबाई दिया है कितना? 80 मीटर। और कहा इस बिंदु B से T का जो उन्नयन कोण है ये कितना डिग्री है? 22 डिग्री है। तो बोला कि बताइए 22 का मान क्या होगा, यानी एंगल निकालना। देखें, एक बात बताइए, 5 यूनिट बराबर 200, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। और 1 यूनिट अगर 40 मीटर है तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 40 दूना 80 मीटर। अब आप बस इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखिए। ये जो अपना ट्रायंगल है, बस इस ट्रायंगल को आप देखिए। इस ट्रायंगल में मेरे प्यारे भाई
लंब 80 आधार 80, यानी कि लंब और आधार बराबर है, तो लंब और आधार बराबर है, इसका मतलब ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? 45 डिग्री। अगर tan 45 नहीं समझ पा रहे ऐसे, तो आप सिंपल ऐसे समझिए, लंब मालूम है, आधार मालूम है, लंब मालूम, आधार मालूम, तो tan बाई बराबर क्या हो जाएगा? tan बाई बराबर लंब बट्टा आधार, यानी कि 80 बट्टा 80, कट के कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, tan कितना डिग्री 1 होता है? तो 45 डिग्री, तो बाई क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। हाँ, नहीं तो जिनको पता है वो डायरेक्ट आप बोलेंगे कि सर लंब और आधार बराबर है, तो राइट एंगल में अगर लंब और आधार बराबर है, इसका मतलब ये एंगल कितना? 45 डिग्री होगा। ऑप्शन में, ठीक है। चलिए देखिए, कहा 2 रेलगाड़ियां है जिसके चाल का अनुपात 6:5 है और उनके लंबाई का रेशियो 5:3 है। कहा लंबाई कहने का मतलब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस से होगा। कहा एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो क्या है? देखिए टाइम पूछा है, तो मेरे भाई पहली रेलगाड़ी का चाल कितना है? 6। पहली रेलगाड़ी का लंबाई कितना है? 5। खंभा को पार करने के लिए रेलगाड़ी को केवल अपनी लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो समय बराबर दूरी 5 बट्टा चाल। चाल कितना है पहला का? 6। दूसरा रेलगाड़ी को खंभा पार करने में कितना समय? तो खंभा को पार करने के लिए केवल अपनी लंबाई जितना डिस्टेंस, और दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई 3 है और बट्टा में दूसरा का चाल 5। क्रॉस कर लीजिए, 55 25, 6 तिरिक 18, 25 अनुपात 18, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए का 100 और बाई 2 संख्या है। 100 और बाई ये 2 संख्या है जिसका माध्य अनुपात यानी मीन प्रोपर्शन 16 का और तृतीय अनुपात 128 है, तो 100 और बाई का मान ज्ञात करें। देखें यार, 2 नंबर है जिसका मध्य अनुपात दिया, तृतीय अनुपात दिया है और दोनों संख्या पूछा है, तो ऑप्शन में तो दोनों नंबर ही दिया है, तो ऑप्शन से देख लेते हैं कि किन 2 नंबर का मध्य अनुपात। मीन प्रोपर्शन आप सबको पता है, मीन प्रोपर्शन क्या होता है? रूट अंडर ए बी। 2 नंबर है अगर ए और बी, तो उसका मध्य अनुपात रूट अंडर ए बी होगा। और थर्ड प्रोपर्शन क्या होगा? थर्ड प्रोपर्शन होगा बी स्क्वायर बट्टा ए। सबको पता है ये बात। तो 100 और बाई 2 नंबर ऐसा ढूंढिए जिसका मध्य अनुपात 16 हो। अच्छा, 16 8 128, 16 तो होगा नहीं, रूट अंडर 128 का वर्गमूल 16 नहीं होगा। अच्छा यहाँ देखिए तो 32 8 256, 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, और इसका तृतीय अनुपात निकालिएगा। तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बट्टा है, बी स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर, 32 गुना 32 बट्टा ए। 8 चौक 32, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि इन दोनों नंबर का मध्य अनुपात 16 आया और तृतीय अनुपात 128 आ गया। कंडीशन क्या सेटिस्फाई हुआ? यस सर। इसका मतलब कि दोनों नंबर है 8 और 32। ठीक है, कितना बजा है? और कोई नहीं आएगा? आएगा बस देख लो। ओके, देखिए का एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपए के मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया। कहा कि सर 10 वर्षों में 9500 रुपया पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त किया है? 130% ब्याज प्राप्त किया। तो ब्याज की दर, यार यहाँ पे जब रेट पूछा है तो इसका 9500 का कोई यूज नहीं, आप यूज करके बनाएंगे थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन बन तो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आपसे रेट बोला 10 वर्ष में 130% ब्याज मिला है, 10 साल का ब्याज है 130%, और रेट क्या होता है? तो 1 ईयर का जो ब्याज होता है वही रेट कहलाता है। 10 साल का ब्याज 130%, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 13%, और 1 साल का जो ब्याज होता है वही तो रेट कहलाता है, तो रेट हो जाएगा 13। यानी प्रिंसिपल जो दिया 9500 उसका कोई यूज नहीं है। चलिए देखिए, तो का एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है। जैसे आप विदेश गए और वहां पे आपने एक घड़ी खरीद लिया जो आपको 500 रुपए का पड़ा है, यानी कि 500 में आपने एक घड़ी परचेज किया है। आगे का 10% सीमा शुल्क देता है, रोड टैक्स देता है 10%। और अगर आप टैक्स दिए हैं इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा ना, किसी भी चीज पे जब आप टैक्स देंगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आपने परचेज किया यानी खरीदा है 500 रुपया, और घर लाते लाते आपको 10% टैक्स देना पड़ गया, तो 10% टैक्स दिए तो रेट बढ़ गया, 10% इंक्रीज कर गया, यानी कि घर तक आते आते उसका रेट हो गया कितना? 550 रुपया। यानी 500 में खरीदे, 10% टैक्स देने के बाद वो घड़ी आपको पड़ा कितने का? 550 रुपए का।
अब आगे कहा कि वह खरीदारों को 25% छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसकी अंकित कीमत। देखें यार, ऐसा कई बार आपको पहले बताए हैं, अगर डिस्काउंट दिया उसके बाद उसको लाभ हुआ है तो सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। लेकिन अगर वो चीज नहीं पता है तो आप जनरल तरीके से भी बनाएंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। कहा कि सर 25% छूट दिया तो डिस्काउंट अंकित मूल्य पे मिलता है, तो अंकित मूल्य है 100। 25% डिस्काउंट दिया यानी कि बेचा होगा कितना में, 75 में। कहा कि उसको 20% लाभ हुआ। अच्छा, 20% अगर लाभ हुआ है, 20% लाभ हुआ है, इसका मतलब 120% में बेचा विक्रय मूल्य। अगर 20% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना, 120%। लेकिन बेचा है कितना में, 75 में। क्रय मूल्य निकालना है, 75 में बेचा, 20% का लाभ हुआ यानी विक्रय मूल्य 120। तो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से कर लिए और पर क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना। अब काटा पीटी मचा दीजिए यार, काटिएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 छक 12, 2 पचे 10, 3 दूना 6, 3 से 25 दिया 75, 25 से काटिए, 25 दिया 75, 25 चौक 100। बट्टा वाला 2 से सबको गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, नहीं दिख रहा क्या, दिखेगा। 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, यहाँ 3 दूना 6 और ये है 5, ठीक है। अब बताइए, क्रय मूल्य है 550 रुपया, लेकिन अनुपात में क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट। एमपी यानी अंकित मूल्य पूछा है 8 यूनिट का वैल्यू। 5 से काटिए 110, 11 8 88, 880 रुपया, ठीक है। चलिए, अगर ये नहीं करना चाहते इतना, तो आपको पता है कि सर डिस्काउंट दिया है कितना, डिस्काउंट दिया है 25%। 25% डिस्काउंट देने के बाद उसको जो है 20% लाभ हुआ। 25% डिस्काउंट देने के बाद 20% लाभ हुआ। अगर डिस्काउंट देने के बाद भी उसको लाभ हो रहा है तो सर सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। सर 25% डिस्काउंट दिया यानी क्रय मूल्य कितना होगा, 75। 100, 25% डिस्काउंट दिया, क्रय मूल्य 75, 20% लाभ हुआ तो अंकित मूल्य 120। काट लीजिए तो 5 से 15 पचे 75, 15 ठी 20 से। अब यहाँ सीपी है 5 यूनिट, लेकिन सवाल में दिया है कितना, 550 रुपया, यानी 110 गुना हो गया। अब अगर सीपी 110 गुना है तो एमपी 110 गुना करिए, 11 अठे 88, 880 है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, का डेटा सेट का प्रसारण यानी कि वेरिएंस दिया है 121। वेरिएंस अगर 121 है तो कहा मानक विचलन। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। सर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट अंडर वेरिएंस। वेरिएंस यानी प्रसारण। अब बताइए 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11। प्लस माइनस मत मार दीजिएगा, प्लस माइनस नहीं, ओनली प्लस 11। देखिए, कहा एक दुकानदार एक मेज को 20% के छूट पर बेचता है, 60% लाभ कमाता है। अभी सवाल किए, अगर डिस्काउंट दिया फिर भी लाभ कमाया, 20% डिस्काउंट दिया 60% लाभ कमाया, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर 20% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट किस पर, अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य अगर 100 है, 20% डिस्काउंट दिया यानी कि बेचा कितना में, 80 में। कहा यार कि उसको 60% लाभ हुआ। अच्छा, 80 में अगर बेचे हैं, 60% लाभ हुआ। लाभ हुआ 60% का, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना, 160, क्योंकि क्रय मूल्य कांस्टेंट होता है 100%। अब लाभ हुआ तो 100 में जोड़कर, हानि है तो 100 में घटाकर 10% लाभ तो विक्रय मूल्य बोलेंगे 110%। सर 10% हानि तो विक्रय मूल्य 90%, 20% लाभ तो विक्रय मूल्य 120% होगा। तो कहा कि सर 20% डिस्काउंट देकर सामान बेचा यानी अंकित मूल्य 100 है, 20% डिस्काउंट दिया यानी 80 में बेचा है, उसको 60% लाभ हुआ यानी कि विक्रय मूल्य 160 होगा। तो सर बताइए 80 में बेचे हैं, 60% लाभ यानी विक्रय मूल्य 160, तो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से कर लिए। क्रय मूल्य निकालना है यानी 100 से गुना, 0 से 0, 16 पचे 80, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 50। आप चाहे तो काट सकते हैं पर रहने दीजिए। अब आगे कहा कि सर यदि वह मेज को 40% डिस्काउंट पर बेचता, सर पहले 20% डिस्काउंट पर बेच रहा था, लेकिन अब
बोला कि सर 40% डिस्काउंट पर बेचेंगे, अंकित मूल्य है 100, 40% डिस्काउंट पर बेचेगा तो बताइए नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 40% डिस्काउंट देगा तो अब बेचेगा कितना में, 60 में। 50 का चीज बेच रहा है अब 60 में, कितने का लाभ हो रहा है, 10 का। तो 10 का लाभ कितना पर, 50 पर। परसेंट 100 से गुना, 50 दूना 50 दूना 100, तो 10 दूना 20 ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कहा एक नंबर दिया है सर, इसमें कहा 4 और 2 के स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। ये बच्चा वाला सवाल है पर पूछता है पेपर में, अभी भी आता है। 4 और 2 के प्लेस वैल्यू का अंतर। 4 का प्लेस वैल्यू नाम से ही क्लियर है, प्लेस वैल्यू। 4 का प्लेस वैल्यू यानी 4 किस स्थान पे है ये पहले देखिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ पे है 4। अब सर इस पर 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए। आज 2 किस स्थान पर है, 2 है इकाई स्थान पर, 2 यहाँ है तो इकाई स्थान पर, तो 2 गुना 1 2 ही रहेगा। और इन दोनों के स्थानीय मान का अंतर पूछा है तो 399 अच्छा 5 का स्थानीय मान पूछते कि सर 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दीजिए। हम बोलते कि सर बताइए 8 का स्थानीय मान, तो आप लोग अपना निकालते रहिएगा। देखिए कहा जब किसी संख्या के 8 गुने में से कोई नंबर है, यार x, ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते हैं लेकिन बना ही लेते हैं। कोई संख्या का 8 गुना, संख्या है x तो उसका 8 गुना 8x में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 100 यानी कि 100। सवाल कहा कि संख्या बताइए, तो यार 8x बराबर 4 उधर जाके घटेगा 96, तो x बराबर 12। ऑप्शन से भी कर सकते थे पर ऐसे ही आसान है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं खराब। देखिए कहा एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले हैं। दुर्वा को कितना परसेंट अंक मिला है, 70%। एक पेपर दिया जिसमें उसको 70% मार्क्स मिला है। आगे कहा यार कि एक अन्य परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त किया। कोई दूसरा पेपर दिया है 25 नंबर में से 20 नंबर मिला, यानी कि जो दूसरा पेपर है वो 25 मार्क्स का है। टोटल कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है और उसमें उसको मिला है क्या अंक, 20 अंक। तो आप बताइए 25 में से अगर 20 अंक मिला है, आपसे बोले कितना परसेंट मार्क्स आया उसका, तो कोई भी बता देगा कि सर 20 नंबर मिला है, टोटल कितना में से, 25 में से, परसेंट में कितना, तो 100 से गुना। 25 चौक 100 यानी 20 चौक 80%। 25 मार्क्स का पेपर था, आपने 20 नंबर लेकर आया, तो आप बताइए आपको कितना परसेंट अंक आया है, 80%। आगे कहा यदि उसका कुल प्राप्तांक, कुल यानी कि दोनों को मिलाकर, ओवरऑल दोनों को मिलाकर टोटल प्राप्तांक, दोनों को मिलाकर टोटल प्राप्तांक कितना है, 78%। तो इन दोनों का अंतर सर 8 और इन दोनों का अंतर 2, रेशियो लिखेंगे तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 4। यानी कि पहला जो पेपर था वो कितने मार्क्स का है, फर्स्ट पेपर कितने मार्क्स का है, 1, और दूसरा पेपर जो ये कितने मार्क्स का है, 4। पर एक्चुअल में दूसरा पेपर है कितने का, 25 मार्क्स का, यानी 4 यूनिट बराबर 25, तो 1 यूनिट बराबर 25/4 का। पहला परीक्षा में मैक्सिमम अंक कितना है, तो 1 का वैल्यू निकालना है 1 से गुना, तो 4 छक 24, 4 2 8, 4 5 20, 6.25 गुना 1 करेंगे 6.25 ही रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कितना टाइम हो गया, अभी 8 नहीं बजा है। का एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के। का यार यह मानते हुए कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के बराबर संख्या में, यानी कि तीनों प्रकार के सिक्कों का जो संख्या है बराबर, यानी 1:1:1 है। सवाल का यदि बैग में कुल धन है 368 रुपया, तो बताइए वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 1 रुपया का बैग में 1 सिक्का है, यानी कि मूल्य क्या रुपया होगा, 1 ही रुपया। 5 रुपया का 1 सिक्का है, यानी कि क्या रुपया है, 5 रुपया। और 10 रुपया का 1 सिक्का यानी क्या रुपया है, 10 रुपया है, कोई बात नहीं। अब बताइए तीनों प्रकार के सिक्का को मिलाकर टोटल मूल्य हो गया कितना, 10 5 15 और 1 16, पर एक्चुअल में टोटल मूल्य दिया है कितना, 368 रुपया। तो सर 1 यूनिट बराबर 16 दूना 32, 16 तिया 48, 23, 1 यूनिट 23 है। तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या, अच्छा तीनों
प्रकार के सिक्कों को मिलाकर टोटल संख्या है कितना? 3। 1 यूनिट बराबर 23, तो 3 यूनिट बराबर 23 तिया 69। ठीक है ना? देखिए का P और Q अलग अलग किसी काम को 8 और 16 दिन में करेगा। अगर P करे तो 8 दिन में कर देगा और Q करे तो 16 दिन में, तो टोटल वर्क 16। 8 दूना 16, 16 एकम 16। दोनों वर्कर का एफिशिएंसी पता कर गए। अब आगे का उन्होंने एक साथ काम किया और काम को पूरा किया। जब काम हुआ तब P और Q द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या होगा? दोनों द्वारा किए गए काम का रेशियो पूछा। कितना फालतू में ऐसे करना ही नहीं था यार। ऐसे कर लीजिए सीधे। P और Q द्वारा एक काम को पूरा करने में लिए गए समय का रेशियो दिया है। समय का रेशियो कितना है सर? समय है 8 और 16, यानी कि रेशियो हो जाएगा कितना? 1:2। टाइम का रेशियो 1:2, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 होगा। यानी कि काम जो पूरा किया है वो उसमें ए और बी किस रेशियो में काम किया है? ए 2 यूनिट काम किया होगा तो P 2 यूनिट अगर काम किया होगा तो Q कितना काम किया होगा? 1 यूनिट, यानी P और Q द्वारा किए गए काम का रेशियो होगा 2:1। वहां से भी आप कर सकते थे, एलसीएम लेंगे 8 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 8 दूना 16, तो P द्वारा किया गया काम 2 यूनिट, Q द्वारा किया गया काम 1 यूनिट। आसान था। देखिए का 2 कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 6:7 है। यानी कि पहला कंटेनर में शहद का क्वांटिटी है 4 यूनिट और वाटर का क्वांटिटी 3 यूनिट। दूसरा कंटेनर में शहद का क्वांटिटी 6 और वाटर का क्वांटिटी है 7। आगे का यार दूसरे कंटेनर, यानी इन दोनों कंटेनर के अलावा कोई और दूसरा कंटेनर है का उसमें शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए का कोई दूसरा कंटेनर है जिसमें शहद और पानी का समान क्वांटिटी, समान मात्रा प्राप्त करने के लिए कहा कि अन्य कंटेनर से कितना मिश्रण को पहले कंटेनर के 3.5 लीटर के साथ मिलाना होगा। समझिए, कहा कि सर ये 2 कंटेनर में शहद और पानी का क्वांटिटी का रेशियो दिया है। कहा एक और दूसरे कंटेनर में शहद और पानी के इक्वल मात्रा प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर के कितना लीटर को पहले कंटेनर के 3.5 लीटर के साथ। कहा कि पहला कंटेनर का क्वांटिटी दिया है क्या लीटर? 3.5 लीटर। कहा पहला कंटेनर के 3.5 लीटर के साथ दूसरा कंटेनर का कितना क्वांटिटी मिला दे ताकि जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें शहद और पानी का मात्रा समान। एक बार फिर से समझिए, कहा कि पहला कंटेनर का क्वांटिटी 3.5 लीटर दिया। कहा पहला कंटेनर के 3.5 लीटर के साथ दूसरा कंटेनर का कितना मात्रा मिला दे ताकि जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें शहद और पानी का मात्रा समान होगा। अच्छा, शहद और पानी का मात्रा समान, शहद और पानी का मात्रा समान कहने का मतलब क्या हुआ? शहद और पानी समान यानी कि शहद भी 1 और पानी भी 1, तो हो गया पहला कंटेनर। अगर शहद लेना है तो हर जगह से शहद लीजिए, वाटर लेंगे तो हर जगह से वाटर लेना पड़ेगा। शहद ले लेते हैं, पहला में शहद कितना है? 4, टोटल कितना में? दूसरा में शहद है 6, टोटल कितना में? 13। दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बना है उसमें शहद और वाटर बराबर है, समान है, यानी 1:1 है। तो शहद कितना? 1, टोटल 2 में। अब बताइए 7 फ्रैक्शन को इंटीजर में चेंज कर लेते हैं, तो 7 13 2, 7 13 2 से सब में गुना कर देते हैं। अब सब में बारी बारी गुना करने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा साइड में कहीं गुना करके लिख लीजिए। 7 13 2 से सब में गुना कर रहे हैं, इसमें करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 13 दूना 26, 26 चौक 104, 13 से 13 कट जाएगा, 7 दूना 14, 14 छक 84, 2 से 2 13 सते 91। अब यार 104 में से 91 जाएगा, कितना बचेगा? 13। 91 में से 84 घटाइएगा 7, यानी पहला कंटेनर का क्वांटिटी लिए हैं 7 और दूसरा कंटेनर का क्वांटिटी 13, और इनको मिलाकर जो नया मिक्सचर बनाए हैं उसमें शहद और पानी इक्वल मात्रा में होगा। तो ये तो रेशियो ना आया, क्वांटिटी पूछ रहा है। अच्छा, पहला प्रकार के मिक्सचर का क्वांटिटी अनुपात में 7 यूनिट है, पर एक्चुअल में क्या लीटर दिया था? 3.5 लीटर, यानी 7 यूनिट का वैल्यू 3.5, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना होगा। दूसरा कंटेनर का कितना क्वांटिटी? 13 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 13 से गुना, 7 × 5 = 35 यानी 0.5, 13 × 5 = 65 यानी 6.
यानी दूसरा मिक्सचर का 6.5 लीटर हो जाएगा। देखिए कहा एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर उनके विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए यहाँ रेशियो पूछा तो सबसे पहला चीज इस रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है। कई बार सेट में इस तरीके का सवाल बताए हैं कि जब भी परसेंट में रिजल्ट मांगे या रेशियो के फॉर्म में रिजल्ट मांगे या फ्रैक्शन के फॉर्म में रिजल्ट मांगे, रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं होगा, तो इसका कोई यूज नहीं है। आप सीधे परसेंटेज के थ्रू कर लीजिए। कहा कि सर एक पहले 4% लाभ पर बेचते थे, 4% लाभ पर बेचते थे, तो अभी बताए क्रय मूल्य 100 होता है, 4% लाभ पर बेचते थे यानी विक्रय मूल्य होगा कितना 104। अब जो है 10% लाभ पर बेच रहे यानी विक्रय मूल्य कितना 110, और इसी का तो रेशियो पूछ रहा था, तो 52:55 ऑप्शन ए ठीक है ना। चलिए देखिए कहा 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है, 2 बहन की एज में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है, फादर का एज है 52 वर्ष। का पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। अच्छा पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं यानी माँ का जो एज होगा पिता से 2 कम होगा, तो पिताजी का एज 52 है तो माँ का एज 2 कम यानी कितना होगा 50 साल। का बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, बड़ी वाली जो सिस्टर है, पहली सिस्टर का एज माँ से आधी है यानी 50 का आधा 25 वर्ष है, और दोनों बहन के एज में 2 वर्ष का अंतर है यानी छोटी वाली जो बहन होगी उसका एज 2 ज्यादा नहीं ना कम ना होगा। अगर अंतर 2 साल का है और बड़ी वाली का एज 25 है तो छोटी वाली जो होगी उसका एज 2 साल कम यानी कितना होगा 23 साल। तो सवाल का छोटी का एज क्या होगा, तो छोटी का एज होगा 23 साल। चलिए देखिए कहा किसी समचतुर्भुज के एक भुजा 41 सेंटीमीटर लंबा है। समचतुर्भुज नाम से ही क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए कहा एक समचतुर्भुज है जिसके एक भुजा का लंबाई है 41 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के सभी भुजा का लंबाई समान होता है, नाम से ही क्लियर है ये। का इसका एरिया 720 है तो विकर्ण के लंबाई का युग समझिए। देखें यार समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी आप सबको पता होगा कि सर समचतुर्भुज का जो दोनों विकर्ण होता है ना एक दूसरे को, समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है, यानी कि जब राइट एंगल समचतुर्भुज के अंदर अगर 2 विकर्ण खींचिएगा तो ये समचतुर्भुज के अंदर टोटल 4 ठो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। टोटल कितना राइट एंगल बनेगा 4 ठो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब सुनिए गौर से। का इसका भुजा है 41 तो ये 41 है, प्रत्येक भुजा 41 का एरिया 720 है तो विकर्ण की लंबाई। अब सुने देखें यार अगर बेसिक आप बनाने चले गए ना कि ये विकर्ण पूरा d1 ये d2 है तो इक्वली डिवाइड करेगा तो d2/2 ये d2/2 d1/2 ये d1/2, फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। आप जरा सोचिए कि सर ये तो राइट एंगल चूंकि समकोण पे समद्विभाजित किया है तो ये राइट एंगल है, और राइट एंगल में 90 के सामने क्या होता है कर्ण होता है। तो कर्ण अगर 41 है तो अगर 41 से रिलेटेड कोई ट्रिपलेट याद है तो बताइए। तो 41 से रिलेटेड एक ट्रिपलेट है 9 40 41 9 40 41। जैसे ही देखे कर्ण 41 है, इस राइट एंगल में 90 के सामने कर्ण है और कर्ण 41 है तो दिमाग में आएगा कि सर 41 कर्ण अगर 41 है तो 41 से रिलेटेड कोई ट्रिपलेट है क्या, तो 9 40 41, यानी कि अगर ये 9 है तो ये लंब, क्योंकि 41 सबसे बड़ा भुजा कर्ण है तो कर्ण ये है तो बाकी लंब और आधार 9 40 होगा, तो ये 9 है तो ये 40। किसी को 40 9 ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको 9 लेंगे तो ये 40, अगर इसको 9 लिए है तो ये 40। जनरली ये लग रहा है कि ये बड़ा विकर्ण है ये छोटा है तो इसको 40 ले लेते हैं, ये 40 हो गया और ये 9 हो गया। अब आप बताना पहला विकर्ण का लंबाई कितना होगा। अगर ये 40 है तो समद्विभाजित करता है, ये 40 तो ये भी 40 40 40 80 नीचे दिखेगा। अच्छा इधर लिखिए दूसरा विकर्ण का लंबाई क्या हो जाएगा, ये 9 तो ये भी 9 9 दूना 18। अब दोनों विकर्ण का योग पूछा है, दोनों विकर्ण का योग क्या होगा 80 और 18 98 हो जाएगा। लेकिन रुक जाइए एक बार चेक कर लीजिए क्या जो विकर्ण हम लोग लिए हैं इससे एरिया 720 आता है क्या। तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण है 80 दूसरा विकर्ण है 18
हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल 2 9 18, 9 8 72 यानी 720, यानी जो विकर्ण लिए हैं एरिया 720 आ रहा है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब एक विकर्ण 80 100% से, ये दूसरा 18, और दोनों विकर्ण का योग कितना होगा 98। तो अगर ऐसे आप सोच पाए तो सवाल थोड़ा जल्दी कर पाइएगा, नहीं तो बेसिक अगर फॉर्मूला लगाएंगे d1/2 का d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद राइट में 41 का स्क्वायर, तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। क्लियर है बात? तो चलें आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू।